गियर बॉक्स इसका काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी क्रिस्प है। जो गियर आप डालो वो लगता है कभी गियर अटका नहीं है। तो गियर बॉक्स के रिलेटेड तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे हिसाब से अगर माइलेज चाहिए आपको तो MT-15 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वो आपको समथिंग अराउंड 50 to 52 दे देती है माइलेज। सर्विस इसकी मैं कहूँगा थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे, क्योंकि अभी इसकी फर्स्ट सर्विस मैंने कराई है। एक बार मैं हाईवे पे इसको ले गया था, मैं 125 अप्रॉक्स गया था, तो 120-125 बहुत क्विकली पहुंचती है। बट उसके आगे जब उसको पुश करो 140 तक। नई हॉर्नेट में भी ये गोल्डन USD फोक्स आते हैं और कहीं ना कहीं हेडलाइट का डिज़ाइन भी ऐसा ही है, तो फ्रंट से कहीं ना कहीं थोड़ी हॉर्नेट से रिजेंबल करती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑटो ट्यूबर। आज हमारे साथ है होंडा CV 300F या 300F। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनके ओनर से कि क्या क्या इसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसकी प्राइस जब इन्होंने परचेज़ किया था तब डिस्काउंट के साथ इन्हें ऑफर किया गया था। साथ ही साथ क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस बाइक के बारे में अच्छी हैं, प्लस इतने समय राइडिंग का एक्सपीरियंस कैसा है, ओवरऑल माइलेज कैसा है, सस्पेंशन क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं इन्वाइट करता हूँ सार्थक जी को, जो इसके ओनर हैं। सो सार्थक जी, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। आज इनसे हम जानेंगे इस बाइक के बारे में पूरी डिटेल। सर, सबसे पहले बताइए, जब आपने इसे परचेज़ किया था तो एक जो थॉट था उस समय प्राइस बहुत ज़्यादा थी उसके पहले, तो आपने प्राइस ड्रॉप देखने के बाद ही परचेज़ किया था कि पहले मतलब आपका प्लान चल रहा था इसको लेने का? नहीं, प्राइस ड्रॉप के बाद ही मैंने इसको परचेज़ किया था। एक्चुअली मेरा बजट जो था वो 2.5 लाख के अंदर अंदर का था। सो उस रेंज की मैं बाइक देख रहा था। तो जब मैंने इसे परचेज़ किया तो मुझे 2 लाख एग्जैक्ट ऑन रोड पड़ी है। तो मतलब 2 लाख एग्जैक्टली आपको ऑन रोड इसका प्राइस पड़ा था। तो उस समय जब इसका प्राइस ज़्यादा था, लगभग 270 आई थिंक ऑन रोड जाती थी, उस समय इसके जो कॉम्पिटिशन थे ना वो टोटली डिफरेंट थे। और प्राइस सेगमेंट चेंज होने के बाद इसका मतलब पूरा एक बेस्ट मोटरसाइकिल इस बजट की हो गई थी। मतलब इस सेगमेंट में आप क्या चीज़ें देखते हो, मतलब आपने पर्सनली कौन कौन सी बाइक देखी थी इसको लेने के पहले? एक्चुअली मैंने ऑलमोस्ट सारी बाइक्स देखी थी। मैं KTM ड्यूक चला के आया था, R15, MT-15, जिक्सर 250। देन मुझे बजाज की बाइक लेनी नहीं थी, फिर भी मैं RS 200 भी चला के आया था। और बुलेट वगैरह भी मैं चला के आया था। बट जो मेरा इंक्लिनेशन था वो थोड़ा स्पोर्टी गाड़ियों की तरफ ज़्यादा था। तो ये प्रॉपर एक स्पोर्टी वाला फील आपको देती है। स्पोर्ट्स बाइक है प्रॉपर। ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने सब गाड़ियों की टेस्ट राइड ली और मेरा मतलब मेजर कंसर्न परफॉर्मेंस था, क्योंकि मतलब एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक आपको चाहिए थी। जो कोई भी मतलब उस पर लैग ना करे, परफॉर्मेंस अच्छा हो, पावर फिगर अच्छे हो। ओके, ठीक है। क्योंकि इसके पहले मैं पल्सर 220F चलाता था। तो जब मैं यामाहा के शोरूम गया और R15 और MT-15 चलाई तो इंस्टेंटली मुझे नोटिस हुआ कि इसमें पिकअप वगैरह उतना अच्छा नहीं है। और R15 मुझे 235 की पड़ रही थी ऑन रोड 235 की उस समय R15 आपको पड़ रही थी, और MT-15 215 की, 215 की, 215 तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस अच्छा खासा ही, एक बार आप कहेंगे 15 से 30 हज़ार रुपए का डिफरेंस था दोनों में। पल्सर 220 से मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा अपग्रेड करना, क्योंकि पावर मुझे कहीं ना कहीं कम लग रही थी उसकी। मे बी उन बाइक्स का टॉप एंड ज़्यादा, बट इनिशियली और मिड रेंज लो एंड और मिड एंड थोड़ा सा इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू MT-15 और पल्सर में भी आप अगर बात कर रहे हैं तो उनसे। ओके। फिर जब मैंने जैसे इसकी टेस्ट राइड ली तो बैठते से ही मतलब स्टार्टिंग से मुझे काफ़ी अच्छा टॉर्क और पावर फील हुई। तो इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर जाने का डिसीजन बनाया। ओके, मतलब जो भी प्लान कर रहा है एक स्पोर्टी नेचर की बाइक, लो एंड जिसका अच्छा हो, मिड एंड जिसका अच्छा हो, वो आंख बंद करके इसको ले सकता है। आप सजेस्ट करोगे। प्लस प्राइस ड्रॉप के बाद ना तो कोई भी बाइक इस सेगमेंट की आप अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से कंपटीशन है ही नहीं। क्लियरली ये विनर है हर सेगमेंट में। लो एंड मिड एंड टॉक आप बोल रहे हो बहुत अच्छा है। हाई एंड में क्या आपको प्रॉब्लम है कि मतलब वहाँ पे क्या इशू आता है? एक्चुअली अगर आप इसके पावर फिगर्स भी देखो तो इसका पीक टॉर्क डिलीवर हो जाता है 5500 RPM पे और पीक पावर 7500 RPM पे। तो जो इनिशियल और मिड रेंज है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उसके आगे जब अपन जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर टॉप एंड में थोड़ा स्ट्रगल करती है। एक बार मैं हाईवे पे इसको ले गया था, तब मैं 125 अप्रॉक्स गया था, तो 120-125 बहुत क्विकली पहुंचती है। बट उसके आगे जब उसको पुश करो 140 तक, तब वहाँ जाने में वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। ओके, मतलब आपने लगभग 7500 RPM भी आपने पूरा यूज़ किया होगा प्रॉपर। हाई RPM पे चली जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रेड लाइन तक आराम से रेव होती है। उस समय इसके वाइब्रेशंस, और एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है, मैंने रिव्यूज़ भी देखे और बहुत सारे लोगों जिनके पास है उनका कहना है कि इसमें थोड़ा सा रैटलिंग नॉइज़ उस सेगमेंट में आती है। तो क्या ये चीज़ है, जैसे ये अभी हल्का सा वॉबल हो रहा है, तो ये चीज़ आपको हायर RPM पे फेस हुई है कि नहीं हुई है? ये रैटलिंग
एक्चुअली 6000 आरपीएम तक रहती है, 6000 to 6500 तक। हाँ। उसके बाद वापस जब आप और टॉप एंड में जाओ तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है। तो मतलब बट एक सर्टन आरपीएम तक रहती है, मेनली 5000 to 6000 आरपीएम के बीच में रहती है। वाइब्रेशन हाँ, पूरी बॉडी vibration, पे रहते हैं हाँ। आपको। तो ये जैसे इसका इंजन तो काफ़ी स्मूथ है, लो एंड आप रेव भी करोगे ना तो काफ़ी स्मूथली रेव होता है। एक रेव फ्रेंडली इंजन जिसको बोलते हैं ना, वो इसमें दिया गया है। लेकिन एक एंड आता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा वाइब्रेशंस देखने को मिलती हैं। ओके सर, तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में। माइलेज सर सबसे पहले इसका आप बता सकते हो कितना क्लेम कर रहे हो आप? माइलेज इसका 30 to 35, अगर बहुत प्यार से चला है 4000 आरपीएम के अंडर रखे तो 35 भी दिया है। बाकी अभी जैसे थोड़ा फास्ट राइड करता हूँ तो अभी 30-31 देती है। 30 से 31 दे देती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है आपको इस बाइक को कंसीडर करने का, जैसे अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या अपनी पर्सनल एक स्पोर्ट्स बाइक टाइप में ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से अगर माइलेज चाहिए आपको तो MT-15 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वो आपको समथिंग अराउंड 50 to 52 दे देती है माइलेज। और इसका थोड़ा सा माइलेज का है, लेकिन जब इस सेगमेंट में आप आते हो तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन बाइक इंसान लेता है, तो माइलेज का आपको एक दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि 30 समथिंग आप क्लेम करोगे 30 सिटी पे। हाँ। और नॉर्मल राइडिंग में थोड़ा सा आप रेव कर लिया थोड़ा सा। मैंने पूरी भगा के देखी, 30 से नीचे ड्रॉप नहीं होता, बट 30-31 तक जाता। मतलब 30 का देगी ही देगी। हाँ, 30 आप का कितना भी guaranteed रेव करके देगी। चलाओ। हाँ। ओके, तो ये हो गई बात माइलेज की। सो गाइज वीडियो में बात करेंगे और आगे इस बाइक के बारे में छोटा सा ना मैं एक वॉक अराउंड दे देता हूँ आपको। बाइक का जो ये वाला पोर्शन है इधर से काफ़ी स्पोर्टी आपको दिखेगी। लुक्स इसके काफ़ी सब्जेक्टिव है। लुक्स के बारे में बात करूँ तो फ्रंट से ना जब आप इसको देखोगे तो बहुत लोग आपका क्या है कहना है इसके लुक्स के बारे में? आपने भी इसे लेने से पहले लुक तो देखे होंगे। अगर इसको फ्रंट से देखे तो क्योंकि नई हॉर्नेट में भी ये गोल्डन यूएसडी फोक्स आते हैं और कहीं ना कहीं हेडलाइट का डिज़ाइन भी ऐसा ही है, तो फ्रंट से कहीं ना कहीं थोड़ी हॉर्नेट से रिजेंबल करती है। बट अगर इसके साइड प्रोफाइल और रियर लुक देखे तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओके, तो फ्रंट से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी कि एक लोअर सेगमेंट की बाइक को ये रिजेंबल करती है। तो यहाँ पे आप फ्रंट का लुक देखेंगे, ये सस्पेंशंस के कारण अपसाइड डाउन आपको मिलते हैं, इसके कारण ना थोड़ा सा लुक हॉर्नेट जैसा आता है। कुछ चीज़ों के बारे में मैं पूछना चाहूँगा आपसे, हीटिंग वगैरह का कैसा क्या इसमें है? आपको हीटिंग वगैरह कैसी देखने को मिलती है? आपने तो राइड कर लिया है। तो अब तक मैंने कोई ऐसा फेस करी नहीं है। कभी कभी सिग्नल पे खड़े रहो तब हल्की फुल्की पैर में हीट फील होती है, बाकी मेजर इशू कुछ नहीं। मतलब मेजर इशू नहीं। बेरेबल है वो, आराम से आप कर सकते हो उसको। और हीटिंग वगैरह की बात कर ली हमने, कोई भी इशू नहीं है एज सच। आपको इसमें ऑयल कूलिंग दी गई है, लिक्विड कूलिंग आपको नहीं मिलती है। सिटिंग कंफर्ट कैसा है राइडर एज वेल एज पिलियन के लिए? राइडर का कंफर्ट तो बहुत अच्छा है, बट पिलियन कहीं ना कहीं आगे पीछे होते रहता है, जैसे ब्रेक्स मारो या एक्सेलरेट करो तो। क्योंकि मैंने पीछे फ्रेंड्स को बिठा के भी चलाया तो उन्होंने बोला कि फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड? नहीं, फ्रेंड्स की। अच्छा, ओके। तो ये जो सीट्स है ना, इसकी विड्थ तो सर काफ़ी अच्छी, मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे और बाइक से तो उसके हिसाब से पिलियन का एरिया थोड़ा सा अच्छा है इसमें। लेकिन फिर भी जो इशू है, राइडर का एरिया तो काफ़ी डिसेंट है और ग्रिप वगैरह भी काफ़ी अच्छी आती होगी। मतलब राइडर में तो बहुत कंफर्ट है, राइडर में कोई इशू नहीं है। पिलियन नहीं थोड़ा सफ़र करता है थोड़ा सा वहाँ पे पिलियन। स्टिल अगर बाकी बाइक से कंपेयर करें लाइक MT-15 तो उससे तो बहुत अलग है, बहुत अच्छा है उससे। ओके, तो ये चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये थोड़ा सा अच्छी है उस सेगमेंट में। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। ये जो वेरिएंट है आपका डिलक्स वेरिएंट है, डिलक्स प्रो वेरिएंट है। ओके, तो इसमें आपको ब्लूटूथ में क्या क्या चीज़ें आप इसमें देख सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, क्या फीचर है? ब्लूटूथ मेरे हिसाब से इट्स मोर ऑफ अ गिमिक फीचर, कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है उसका, क्योंकि उसके लिए आपके पास इंटरकॉम वाला हेलमेट होना चाहिए। ओके, हाँ, तो बस मेनली ये जो स्विच है ये कंट्रोल करने के काम आते हैं मोस्टली तो। ओके, तो ब्लूटूथ केवल एक गिमिक फीचर, आपको वो चाहिए होगा, मतलब इंटरकॉम होगा तो ही वो प्रॉपर वर्क करेगा। ओके, तो मीटर वगैरह की विजिबिलिटी कैसी है डे टाइम पे, और हाई जब सनलाइट थोड़ा तेज होती है उस समय कैसा क्या है? मुझे पता नहीं इसमें कुछ इनबिल्ट फीचर है या क्या, बट जैसे जब ज़्यादा तेज सनलाइट पड़ती है तो मीटर की ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाती है। ओके, तो ये एडाप्टिव है, ऑटोमेटिक। हाँ, आपकी सिचुएशन के हिसाब से बढ़ती है। आफ्टरनून के टाइम भी काफ़ी ट्रैवल किया है तो विजिबिलिटी में तो कोई इशू है नहीं। ओके, मीटर की। सो गाइस बात करते हैं इसके गियर के बारे में। जैसे आपको पता है इसमें क्विक शिफ्टर नहीं आते हैं, वर्किंग कैसी है इसकी? गियर बॉक्स इसका काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी क्रिस्प है। जो गियर आप डालो वो लगता है कभी गियर अटका नहीं है, तो गियर बॉक्स के रिलेटेड तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे भी है। मतलब जैसे आप बैठते हो ना तो उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है गियर के प्रॉब्लम में। सर्विस वगैरह जैसे आपने इसकी कराई होगी तो उसका अप्रॉक्स कॉस्ट कितना गया है?
सर्विस इसकी मैं कहूँगा थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे, क्योंकि अभी इसकी फर्स्ट सर्विस मैंने कराई है, तो 1700 के अप्रॉक्स बिल आया था मेरा, जबकि उसमें लेबर वगैरह सब फ्री था। फिर भी फ्री भी था। हाँ। अभी कितना इसके राइड कर दिया आपने? अभी 1200 प्लस 1200 किलोमीटर्स इन्होंने इसे राइड कर दिया है। और लॉन्गेस्ट जर्नी कितनी किलोमीटर्स की है आपने? लॉन्गेस्ट अप्रॉक्स 60-70 किलोमीटर ज़्यादा नहीं, विदाउट एनी हॉल्ट। हाँ। ओके, तो उसमें कंफर्ट वगैरह कैसा है लॉन्ग जर्नी में? 70 किलोमीटर्स के हिसाब से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि मैं मतलब मेन इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के हिसाब से ही निकला था। तो मैंने पूरा रेफ किया था बाइक को, पूरा जितना मैं ले जा सकता था उतना ले गया था। ओके, तो कंफर्ट रिलेटेड तो कोई इशू था कोई इशू नहीं है। बाकी बहुत लॉन्ग जर्नी का एक्सपीरियंस मुझे है नहीं, क्योंकि है मैंने 60-70 उससे ज़्यादा करा ओके। नहीं अभी। और स्पोर्ट्स बाइक में लॉन्ग जर्नी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि उतना कंफर्ट मिलेगा एज अ कम्यूटर बाइक। तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं, स्पोर्टीनेस है। बात कर ली हमने इसकी सर्विस के बारे में, थोड़ा सा कॉस्टली है आपके अकॉर्डिंग, और उसमें लेबर चार्ज भी इंक्लूड नहीं था जब आप बता रहे हो 1700। तो नॉर्मल 3000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो आप जाएगी। 2500 to 3000, क्योंकि ये होंडा बिग विंग से सेल होती है, तो बिग विंग जनरली थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे रहता है। ओके, थोड़ा सा प्रीमियम साइड है वो। हाँ। तो उसके कारण से यहाँ पे आपको सर्विस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब जो ओनर अगर ले रहा है, कोई प्लान कर रहा है परचेज करने का, तो एक चीज़ माइंड में रखेगा, सर्विस कॉस्ट उसको थोड़ा सा ज़्यादा लग सकती है। सो गाइस, ये थे इसके कुछ कॉन्स के बारे में चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि आपको सर्विस वगैरह थोड़ा सा कॉस्टली देखने को मिलती है, लुक्स थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते थे और बेटर हो सकते थे। अब बात करते हैं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। सर, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल पसंद है कि मतलब इस सेगमेंट में आप आंख बंद करके इस बाइक को लेने के लिए रेफ़र करोगे? अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए 2 लाख के बजट में, मैं तो बोलता हूँ 2.5 लाख के बजट में भी इसके बराबरी का परफॉर्मेंस कोई नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने पर्सनली 0 to 100 टेस्ट किया इसमें 8 सेकंड्स में कर ली थी। बहुत क्विक है 0 to 100। सेकेंडली इसमें फीचर्स काफ़ी सारे, जैसे इसमें USD फोक्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्लीपर क्लच है, देन और भी इसमें मतलब फीचर्स ऑलमोस्ट सारे है, ड्यूअल चैनल ABS है, तो जितने भी नेसेसरी फीचर्स है सब है इसमें अवेलेबल। इसमें एक फीचर और है, होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल जो आता है, तो उसका क्या कैसा है आपका रिस्पॉन्स है? उसका क्या मेनली यही है कि अगर मिट्टी वाली या रेत वाली जगह हम एकदम से रेफ करे बाइक को, तो टायर स्किड नहीं होता, बट एज सच अभी मुझे कोई यूज आया नहीं उसका। यूज नहीं आया है। मतलब इस प्राइस में आपका कहना है कि अगर आपका बजट 2 लाख से 2.5 लाख भी है इनफैक्ट, तो आप इसे रिकमेंड करोगे? प्राइस के बारे में बात कर रहे थे, आपका क्या कहना है? एक और बाइक आपने देखी थी, उसके बारे में? मैंने इसके साथ जिक्सर 250 भी देखी थी। वो ऑफर्स के बाद मुझे अप्रॉक्स 2,20,000 की पड़ रही थी ऑन रोड। 2,20,000 की। हाँ, ठीक है। तो उसके भी परफॉर्मेंस और इसकी काफ़ी नेक टू नेक है, बट अगेन इसमें आपको फीचर ज़्यादा मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो बाइक थोड़ी कॉम्पैक्ट फील होती है मुझे। इसको अगर आप इसका लुक देखें तो काफ़ी बल्की लगती है और प्राइस भी ना 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस बाइक में ज़्यादा हो जाता है। तो और इसमें ऑल LED, उसमें ये टर्न इंडिकेटर्स भी हेलोजन थे और USD फोक्स नहीं थे, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं था, स्लीपर क्लच नहीं था, ये सब नहीं था उसमें। ओके, तो ये सारे फीचर्स कंप्लीट एक परफेक्ट मोटरसाइकिल बना देते हैं, क्योंकि प्राइस सेगमेंट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। मतलब आप है ही नहीं कोई अदर व्हीकल। सस्पेंशंस के बारे में इसका थोड़ा सा एक मार्केट में है ना चीज़ें कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, तो वो कैसे, उसका एक्सपीरियंस कैसा है आपका? एक्चुअली सस्पेंशन का नेगेटिव भी है बट वही पॉजिटिव है, क्योंकि सस्पेंशन इसका स्टिफ है, पीछे वाला तो स्पेशली काफ़ी स्टिफ है। बट उसकी वजह से इसकी हैंडलिंग और फ्लिकेबिलिटी बहुत अच्छी है। आप इसको सिटी में इजीली फ्लिक करके निकाल सकते हो, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, लीनिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें टायर्स भी काफी जो है ना, इसके एडजस्ट भी कर सकते हो आप, रियर वाले प्रीबाउंड वगैरह सारी चीजें आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आपने एडजस्ट करके देखा? नहीं, अभी मैंने नहीं किया। तो नॉर्मल जो कंपनी से आते हैं ना स्टॉक, उसके बारे में थोड़ा सा स्टिफर साइड है, लेकिन उसके कारण एक आपको मैन्यूवर करने में बहुत आसानी होती है, स्टेबिलिटी मिलती है, हैंडलिंग काफी अच्छी हो गई है। और क्योंकि इसके टायर्स भी काफी वाइड है, अगला 110 सेक्शन है, पिछला 150 और दोनों रेडियल टायर्स है, तो लीन करने में भी काफी कॉन्फिडेंस आता है। ओके, तो प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस देने वाली है आपको कॉर्नरिंग वगैरह पे। सो गाइज, यही था ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा गाइज कमेंट सेक्शन में बताना। सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है। अगर आप एक स्पोर्टी नेचर वाली मोटरसाइकिल देख रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है। अगर आप कोई भी व्हीकल प्लान कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू मी और भैया के हिसाब से भी ना, आप इसको आंख बंद करके खरीद सकते हो। क्या नेगेटिव्स थे, क्या पॉजिटिव थे, सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। माइलेज के बारे में बात कर ली, इसके सस्पेंशन के बारे में बात कर ली, कंफर्ट के बारे में बात कर ली, ओवरऑल सारी चीज़ों के ना डिटेल में बात कर ली। सो गाइज, आपका क्या थॉट है इस व्हीकल के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।